हेलो नमस्कार, मैं विकास शर्मा आप सभी का एक बार फिर से समता एजुकेशन ट्रस्ट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो सेशन है वो हमारा डाटा सफिशिएंसी का पार्ट 2 है। और इसमें हम पार्ट 2 में डाटा सफिशिएंसी के और कुछ अच्छे क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट क्लास हमारी देखी होगी, जो लास्ट लेक्चर था वो डाटा सफिशिएंसी के पार्ट 1 पर था, जहां मैंने डाटा सफिशिएंसी को बहुत ही बेसिक लेवल से समझा था और उन सारे क्वेश्चंस को यहां पर समझने की कोशिश की थी जिस तरीके के क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और उनमें से बचे हुए कुछ और क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के रूप में लिए गए क्वेश्चंस को हम पार्ट 2 में यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आप बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए, ज़्यादा टाइम न लगाते हुए हम आपके सामने पहला क्वेश्चन लेकर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, आप इसे समझिए, करने की कोशिश करिए और इसका फटाक सीधे आंसर दीजिए। और मैं आपको देता हूँ इसके लिए 45 सेकेंड का समय। क्वेश्चन लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन बिलो इन ईच क्वेश्चन देयर आर टू स्टेटमेंट 1 and 2, you must determine which statement enough to give the answer of the questions. Also there are 5 alternative given, you have to choose one alternative as your answer of the questions. नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन ए और 2 हैं। आपको निर्धारित करना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। साथ ही 5 विकल्प दिए गए हैं, आपको प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक विकल्प का चयन करना है। तो क्या पूछा गया है इसमें देखिए, आपका टाइम खत्म होता है। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स गिवन दैट स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स इज 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आपको लेंथ बतानी है कि कितनी होगी और उसकी स्पीड आपको कितनी दी गई है, 20 मीटर पर सेकेंड दी गई। तो ये हमारे काम की चीज है, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो पहली चीज में बोला गया है कि अब आपको अगर ये बताओ कि लेंथ बतानी है किसकी, ट्रेन की, तो इसमें आपको स्पीड दी गई है तो d इज इक्वल टू एस इंटू टी। जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि स्पीड क्या है उसकी, तो टाइम भी पता होना चाहिए। अब देखो, ट्रेन एक्स क्रॉसेस अनदर ट्रेन बाई मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 6 सेकेंड एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन बाई इज 50% मोर देन द स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स। तो देखो एक्स है ट्रेन, जो वो ट्रेन ये रही एक्स और एक बाई ट्रेन है, बाई ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है और ये एक दूसरे को क्रॉस कर देती हैं 6 सेकंड में। अगर इसकी स्पीड हमारी 50% मोर है इससे, तो अगर ये 20 मीटर पर सेकंड है तो 20 मीटर पर सेकंड है अगर इसकी स्पीड, तो इसकी स्पीड 30 है। तो ये क्रॉस कर देती हैं एक दूसरे को। और इसने बोला ट्रेन एक्स क्रॉसेस अनदर ट्रेन बाई मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन 6 सेकंड एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन बाई इज 50% मोर देन द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ये 6 सेकंड में अगर इसे क्रॉस कर देगी यहाँ पर, तो अगर मैं इसकी डिस्टेंस को x मान लूँ और इसकी डिस्टेंस को y मान लूँ, तो ये x प्लस y की डिस्टेंस कवर करने में इसको टोटल, अगर ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि जब कभी भी 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड बनती है वो हमेशा दोनों की स्पीड हमारी ऐड हो जाती है। अगर दोनों ही हमारे सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं ऑब्जेक्ट, तो उस कंडीशन में जो रिलेटिव स्पीड हमारी बनती है वो हमारी s1 माइनस के s2 हो जाती है। तो ये हमारा नीचे 50 आ जाएगा और यहाँ पर इक्वल आ जाएगा हमारा निकल के कितना, 6 सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि दोनों ट्रेन की कुल लंबाई हमारी कितनी हो गई, 6 5 30 यानी कि 300 मीटर हो गई। ये बात आपको यहाँ तक पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखो उसने क्या बोला था हमसे, उसने ये बोला था कि फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स गिवन दैट स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो पहले वाले से हमारा कोई काम नहीं मिला, हम यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो ओनली स्टेटमेंट 1 हमारा यहाँ पर आंसर नहीं हो सकता। यानी कि ओनली स्टेटमेंट 1 हमारा यहाँ पर आंसर नहीं होगा, केवल कथन ए हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं, आगे पढ़ते हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन बाई इज 50% लेस देन लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स। यहाँ से हमको पता चल गया कि उसने बोला है लेंथ ऑफ ट्रेन बाई 50% लेस देन लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स। तो एक्स है अगर, उससे ये जो बाई है इसकी लेंथ 50% कम है। तो इसका यूज करने के बाद हम बड़े ही आसानी से यहाँ पर पहले और दूसरे का दोनों का यूज करके x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो बोथ 1 and 2 टुगेदर यहाँ पर एलिजिबल होंगे, तभी हमारा डेटा सफिशिएंट बनेगा, तभी हम क्वेश्चंस की वैल्यू को जो हमसे पूछी गई है वो हम यहाँ पर निकाल पाएंगे। बात समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे तरीके से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने पहले ही बोला और मैं बार बार बोल रहा हूं कि कभी भी जो हमारे डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन होते हैं, उन डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन के अंदर कभी भी आपको ये जरूरत नहीं पड़ती है कि हमको इनको पूरा सॉल्व करना है। वहां पर हमको कॉन्सेप्ट की मदद से, आपके कॉन्सेप्ट इतने क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि कॉन्सेप्ट की मदद से आप ये चीज पता कर पाओ कि यहाँ पर किस वैल्यू का यूज करके या किस डेटा का यूज करके हम इस क्वेश्चन को, इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको समझिए और करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको करिए और समझने की कोशिश करिए। देखिए क्या लिखा हुआ है आपके सामने, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कंपनी। ठीक है, एक कंपनी दी गई है एन अकेडमी, उसमें क्या बोला है, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कंपनी एन अकेडमी, रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉय आर 1:2। तो सबसे पहले हमको तो अन अकेडमी कंपनी की स्ट्रेंथ बतानी है, जिसमें रेशियो मेल और फीमेल का एम्प्लॉय का 1:2 है। तो इससे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, तो स्टेटमेंट 1 हमारा अकेले काम नहीं आने वाला है। इसमें हम लिखना भूल गए हैं, तो ए ऑप्शन लिख लेना आप लोग, ओनली स्टेटमेंट 1, ओनली स्टेटमेंट 1। ठीक है, स्टेटमेंट 1, तो ये तो नहीं हो सकता। अब देखो, टोटल फीमेल आर 280 एंड मेल आर 50% ऑफ फीमेल, यानी कि टोटल फीमेल हमारे पास 280 हैं एंड मेल्स हैं वो 50% है फीमेल के। तो मेल हमारे कितने हैं यहाँ पर, ये हमारे हैं 140। तो मेल और फीमेल मिलाकर हम टोटल यहाँ पर बता सकते हैं कि कंपनी की स्ट्रेंथ कितनी है। तो क्या हमको पहले की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल नहीं, हम ओनली सेकंड से आंसर दे सकते हैं, यानी कि ओनली सेकंड, यानी कि केवल 2 हमारा कथन यहाँ पर एकदम सत्य होगा। बात समझ में आ गई, यानी कि उसने ये कहा है कि कंपनी अन अकेडमी के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। तो कर्मचारियों की कुल संख्या हम केवल इससे बता सकते हैं कि सेकंड वाले ऑप्शन में, हम सेकंड वाली स्टेटमेंट में हमसे कहा गया है कि कुल महिलाएं 280 हैं और पुरुष महिलाओं का 50% है। तो अगर पुरुष महिलाओं का 50% है तो पुरुष हमारे 140 हो जाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ओनली स्टेटमेंट 2 आर सफिशिएंट फॉर दीज आंसर्स, यानी कि इसके क्वेश्चन के आंसर देने के लिए हमको ओनली सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ओनली स्टेटमेंट 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप लोग पढ़िए, अच्छे से समझिए और करने की कोशिश करिए। 45 सेकंड का आपको मैं समय देता हूं और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से प्यार से आप इसको पढ़िए। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिए गए, इसके बाद ऑप्शन को बहुत अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। ये हमारे मेंस लेवल में इसी तरीके कुछ बड़े बड़े से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते होंगे, जिनमें आप लोगों को लगता होगा पता नहीं किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप कुछ लोग तो इसको देखते ही छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ हमारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। देखिए देखिए क्या कहा जा रहा है कि प्रणव एंड पंकज, प्रणव है और एक पंकज है। देखो, प्रणव एंड पंकज स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर आफ्टर अ फ्यू डेज, मतलब दोनों एक साथ काम करना चालू करते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज प्रशांत ज्वाइन देम एंड दे वर एबल टू फिनिश द वर्क इन 10 डेज, यानी कि प्रणव एंड पंकज है वो काम स्टार्ट कर देते हैं। प्रणव है, प्रणव और पंकज, इन्होंने काम चालू किया। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद, प्रशांत ज्वाइन देम, इनको प्रशांत ज्वाइन कर लेता है, प्रशांत ज्वाइन कर लेता है, यानी कि प्रणव, पंकज और प्रशांत, प्रशांत ये तीनों लोग काम करने लगते हैं। दे वर एबल टू फिनिश द वर्क इन 10 डेज, और वो एबल होते हैं उस काम को खत्म करने में 10 दिन में। ऑल ऑफ देम टुगेदर वर पेड अ टोटल ₹800, सभी को 800 रुपए पे किए जाते हैं। तो फाइंड करना है शेयर ऑफ प्रशांत। तो देखो, प्रणव कैन डू द वर्क इन 20 डेज वाइल पंकज कैन डू द सेम वर्क इन 25 डेज। प्रणव क्या करता है, किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो पंकज उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। तो अगर मैं यहां से देखूं कि प्रणव कर सकता है किसी काम को 10 दिन में और पंकज कर सकता है उसी काम को 20 दिन में, ठीक है। और उसने क्या बोला है हमसे कि प्रशांत ज्वाइन देम एंड दे वर एबल टू फिनिश द वर्क इन 10 डेज, और वो एक साथ काम खत्म कर सकते हैं 10 दिन में। कौन? प्रशांत,
प्लस पंकज और प्लस प्रणव, प्रशांत, ये प्रशांत, पंकज और प्रशांत, ये सब मिलके 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो ये तो 20 दिन में कर सकता है प्रशांत खत्म, प्रणव खत्म, और ये 25 में कर सकता है, और ये 10 दिन में। तो यहां से मेरे पास इन सभी की अलग अलग एफिशिएंसी निकल कर आ जाएंगी, इन सभी की एफिशिएंसी तो आ जाएंगी। लेकिन एक बात बताओ, इन सभी की एफिशिएंसी तो यहां से निकल कर आ जाएंगी हमारे पास, लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद प्रशांत उनको ज्वाइन कर रहा है। तो पंकज और प्रणव और पंकज ने तो लास्ट तक काम किया, लेकिन प्रशांत ने कितना काम किया ये नहीं पता हमको, तो उसके हिसाब से तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब हम चलते हैं स्टेटमेंट 2 पे। प्रणव कैन डू द वर्क इन 60 डेज व्हाइल पंकज कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। अब यहां से हमको पता चल रहा है कि प्रणव काम करता है 60 दिन में और व्हाइल पंकज काम करता है 15 दिन में। तो जब मैं इसको और इस दोनों को यूज करूंगा तब हमारा काम बनने वाला है, अकेले से काम नहीं बनने वाला है। जब दोनों को यूज करूंगा तब काम बनने वाला है। यहां से मुझे पता चल गया कि ये प्रशांत उन्हें ज्वाइन करता है तो प्रशांत सिर्फ 10 दिन काम करता है। तो जब मैं स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों का यूज करूंगा, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों का यूज करूंगा, उसके बाद जाके हमारी एफिशिएंसी निकलेगी और यहां से हम ये पता कर पाएंगे कि कौन कितने दिन काम कर रहा है। तो हमको पता चल गया कि इफ स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ये नहीं होगा। इफ स्टेटमेंट 2 अलोन, ये नहीं होगा। इफ यू गेट द आंसर फ्रॉम 1 and 2 टुगेदर एल्दो नाइदर स्टेटमेंट बाय इटसेल्फ, ये इफ स्टेटमेंट अलो सफिशिएंट, स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट, इफ यू कैन नॉट गेट, यानी कि सी आंसर एकदम करेक्ट होगा। दोनों का अगर आप एक साथ यूज करोगे तभी आपका आंसर निकल सकता है, एक को अकेले यूज करने पर आपका आंसर नहीं निकलेगा। तो बात समझ में आ गई आपका, सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपके पास, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 पार्टनर्स P and Q entered in a business, what profit will Q get at the end of 2 years? P और Q दोनों लोग पार्टनरशिप में आते हैं। तो एक बात बताओ कि अगर हमको ये पता करना है कि व्हाट प्रॉफिट Q कितना रुपए कमाता है 2 साल में, तो टाइम तो दिया गया है। अब हमको क्या चाहिए कि P ने कितना इन्वेस्ट किया, Q ने कितना इन्वेस्ट किया और टोटल प्रॉफिट कितना है। तो P and Q स्टार्ट द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इन द रेशियो 4:7 एंड आफ्टर 2 ईयर P शेयर इज ₹95,000। तो देखो Q का मुझे बताना है, तो ये इससे हम बता सकते हैं बड़े आसानी से, पहले वाले से। P ज्वाइन द बिजनेस विद एन अमाउंट ऑफ ₹50,000, P ने इतने अमाउंट के साथ ज्वाइन किया, हमको यही नहीं पता Q ने कितने के साथ ज्वाइन किया। ठीक है, तो इसमें हमको दिया गया P and Q स्टार्टेड द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹4:7 आफ्टर 2 ईयर P शेयर ऑफ ₹95। तो P का पता चल गया, तो Q का। तो इफ स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन बट द स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चंस, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट होगा कि हम स्टेटमेंट 1 से ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। पता चल रहा है किस तरीके से, क्योंकि जब पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता है तो पार्टनरशिप के क्वेश्चन में जब कभी भी हमको प्रॉफिट निकालने की जरूरत पड़ती है तो प्रॉफिट के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है, कैपिटल इनटू टाइम की जरूरत पड़ती है। तो कैपिटल, इसका कितना कैपिटल है, तो P कैपिटल इन्वेस्ट करता है 4x 2 ईयर के लिए और वो करता है 7x 2 ईयर के लिए। अगर मैं यहां से प्रॉफिट का शेयर देखूं तो x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 4:7 निकल कर आ गया। अब मुझे पता चल गया ये P का हो गया और ये Q का हो गया प्रॉफिट। तो P का प्रॉफिट हमको दिया गया है तो Q का प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इफ स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, जल्दी से समझिए और करने की कोशिश करिए। मैं 45 सेकंड का आपको समय देता हूं, आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए और करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ कानपुर, यानी कि कानपुर की टोटल पॉपुलेशन आपको बताना है। कानपुर शहर है, उस कानपुर शहर की आपको टोटल पॉपुलेशन बताना है यहां पर। अच्छे से समझिए, करने की कोशिश करिए। जिस तरीके से मैंने और क्वेश्चंस आपको समझाए उसी तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अगर आप अच्छी तरीके से अगर उन क्वेश्चंस को समझे होगे तो इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी समस्या यहां पे नहीं होगी। क्वेश्चन कह रहा है, पहला स्टेटमेंट है द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन कानपुर इज 33:29, द डिफरेंस बिटवीन देयर पॉपुलेशन इज 24,000। तो देखो
मेल और फीमेल हैं, मेल और फीमेल हैं कानपुर के अंदर, मेल और फीमेल, इनका रेशियो आपको दिया गया है 33:29 और डिफरेंस बिटवीन देयर पॉपुलेशन और उनकी पॉपुलेशन का डिफरेंस हमको दिया गया है। तो डिफरेंस यहां से 4 रेशियो, तो 4 रेशियो की वैल्यू हमारे पास आ गई 24,000। तो 1 रेशियो की वैल्यू हमारे पास आ गई 6,000। अब मुझसे पूछा गया तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, तो टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी 3 और 2 5 और 1 6 और 62, कितनी हो जाएगी 62 रेशियो। तो 62 रेशियो की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 6,000 इंटू 62। तो ये हमारा कितना बनेगा, ये बनेगा 0 0 0 6 और 2 12, 1 कैरी 6 6 36 और 1 37। तो ये हमारा निकल कर आएगी टोटल पॉपुलेशन। तो पहला वाला सफिशियंट है स्टेटमेंट 1। अब इससे पढ़ते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ कानपुर इज 60% ऑफ दैट ऑफ पटना एंड द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ कानपुर एंड पटना इज 35,000। देखो अगर मैं यहां से देखूं पॉपुलेशन ऑफ कानपुर इज 60% दैट ऑफ पटना, तो कानपुर की जो पॉपुलेशन है वो 60% है, जो कानपुर की पॉपुलेशन है वो पटना से 60% है। तो कानपुर अपॉन पटना इक्वल टू आ जाएगा 60/100 यानी कि 3/5। अब उसने क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ कानपुर एंड पटना, कानपुर और पटना का डिफरेंस निकालें तो दो की वैल्यू आ गई 35,000। मुझे निकालना है कानपुर की एफिशिएंसी, वो कानपुर की पॉपुलेशन, तो यहां से भी हमारी कानपुर की पॉपुलेशन निकल कर आ जाएगी। तो हम एक बात कर सकते हैं यहां से कि स्टेटमेंट 1 भी हमारे कानपुर की पॉपुलेशन यहां से निकल सकते हैं और स्टेटमेंट 2 से भी हम कानपुर की पॉपुलेशन को निकाल सकते हैं। उसने क्या बोला, द पॉपुलेशन ऑफ कानपुर इज 60% दैट ऑफ पटना एंड द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ कानपुर एंड पटना 35,000। तो इसके बाद हमको 3 की वैल्यू निकालनी है, तो उससे भी हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। देखो 1 की वैल्यू आ जाएगी 35,000 डिवाइडेड बाई 2 से करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 17,500। 3 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 17,500 इंटू 3, तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा यहां से भी कानपुर की। अब ये मत सोचना कि दोनों जगह बराबर क्यों निकल कर नहीं आ रही हैं, ये डाटा सफिशिएंसी है। डाटा सफिशिएंसी में आंसर नहीं मतलब होता है, हमको ये मतलब होता है कि कौन से डेटा हमारा सफिशिएंट है, जो कि जिससे हमको जो पूछा गया है वो निकाल सकते हैं। तो उसने हमको कानपुर की पॉपुलेशन पूछी है, तो स्टेटमेंट 1 से भी अलोन आ जाएगी और स्टेटमेंट 2 से भी अलोन निकल कर आ जाएगी। तो देखो इसने बोला है पहले वाले ऑप्शन में कि इफ स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन बट द स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट, तो ये वाला नहीं होगा। इफ स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन बट द स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट, ये भी नहीं होगा। इफ यू कैन गेट द आंसर फ्रॉम 1 and 2 टुगेदर although neither statement by itself, ये भी नहीं होगा। इफ स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट एंड स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट, यानी कि डी आंसर यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई आप सभी को, ठीक है। इसके बाद हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द स्पीड्स ऑफ ट्रेन ए एंड बी इफ रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, द फास्टर ट्रेन पासेस द स्लोअर इन 54 सेकेंड, द स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज मोर देन ट्रेन बी। तो देखो यहां पर सबसे पहले देखिए कि फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड बी इफ रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। ये ए है, ये बी है, ए ट्रेन और बी ट्रेन, इनकी स्पीड क्या है दोनों की, इफ रनिंग द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इसकी स्पीड को हम मान लेते हैं एस ए और इसकी स्पीड को हम मान लेते हैं एस बी। लेकिन रिलेटिव स्पीड यहां पर क्या हो जाएगी हमारी, एस ए माइनस एस बी। ये बात समझ में आ गई आपको, रिलेटिव स्पीड ये हो गई। अब उसने क्या पूछा है, और उसने बोला है कि सेम डायरेक्शन द फास्टर ट्रेन पासेस द स्लोअर इन 54 सेकेंड, ये 54 सेकेंड में इसको पास कर देती है। तो देखो जब ये 54 सेकेंड में पास कर देगी तो 54 सेकेंड में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, तो D इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, D इज इक्वल टू एस इंटू टी, तो इतनी डिस्टेंस कवर करेगी। स्पीड कितनी होगी इनके दोनों की, एस ए माइनस एस बी, और टाइम कितना लगेगा 54 सेकेंड। तो ये बनेगा
अब हमारे पास तो यहां से कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले पे आ जाओ। ट्रेन ए एंड बी ऑफ लेंथ 140 मीटर एंड 130 मीटर रेस्पेक्टिवली एंड आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक। तो 140 और 130 है, तो ये हम रख देंगे यहां पर 140 130। तो यहां से स्पीड ए माइनस स्पीड बी हमारे पास निकल कर आ जाएगी। उसने हमको पूछा है द स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज मोर देन ट्रेन बी, तो उसने पूछा क्या, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड बी। तो यहां से तो नहीं निकल कर आएगी, यहां से तो एस ए माइनस के एस बी निकल कर आएगा, जो कि कितना निकल कर आएगा आपका 140 और 130 कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 यानी कि 270 डिवाइडेड बाय 54, 27 से 2 बार जाएगा, यानी कि एस ए माइनस के एस बी बराबर हमारे पास जो निकल कर आएगा वो 5 निकल कर आएगा। ठीक है, अब देखो, तो व्हेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन दे पास ईच अदर इन 24 सेकेंड। जब वो रनिंग अपोजिट डायरेक्शन में रन करती हैं तो यहां पर हम निकालेंगे तो एस ए प्लस एस बी बराबर हमारे पास निकल कर आ जाएगा, वो निकल कर आएगा हमारे पास 270/24। अगर मैं इसको कैंसिल करूं 3 से तो 8 आ गया, 3 से करने पर ये 90 आ गया। अगर मैं इसको करूं तो 45/4 आ जाएगा, 45/4। ठीक है, अब एस ए प्लस एस बी और एस ए माइनस एस बी आ गया, यानी कि दोनों का यूज करने पर ही हमारा आंसर निकलेगा। यानी कि इफ यू कैन गेट द आंसर फ्रॉम 1 and 2 टुगेदर एल दो नाइदर स्टेटमेंट बाय इटसेल्फ, यानी कि सी आंसर हमारा यहां पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। जब दोनों का आप यूज करोगे तभी इसका आंसर निकाल सकते हो, वरना इसका आंसर निकल कर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसको करने की कोशिश करिए आप। ये आपके सामने टाइम है 45 सेकंड का, आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिए, पढ़िए और करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैन बोरो अ टोटल सम ऑफ ₹2000 इन 2 पार्ट्स फॉर 1, he paid a simple interest of 12% per annum and for the other a simple interest of 6% per annum. How much money did he borrow at each rate? ठीक है, मतलब समझिएगा, एक आदमी है वो उधार लेता है टोटल सम ऑफ ₹2000 इन 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में लेता है। एक जगह से जहां से वो लेता है वहां 12% पर एनम के हिसाब से रुपए देता है एंड दूसरी जगह पे 6% पर एनम के हिसाब से देता है। हाउ मच मनी डिड ही बोरो एट ईच रेट, प्रत्येक रेट पर उसने कितना कितना रुपए उधार लिया। देखना, बड़े ध्यान से सुनना। अगर मैं ये कहूं कि एक आदमी है, ए मैन बोरो टोटल सम ऑफ ₹2000, उसने 2000 रुपए उधार लिए, 2000 रुपए उधार लिए। एक जगह लिए उसने 12% से और एक जगह उसने लिए 6% से। ठीक है, फॉर 1 ही पेड अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम एंड अदर सिंपल इंटरेस्ट 6% पर एनम। अब देखो, द सम ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर वाज ₹192। सम ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर वाज ₹192, यानी कि 2000 का 12% आपने निकाला तो कितना निकला, 2000 का 12% 24, 240, 6 दूनी 12 यानी कि 120, और टोटल किया मैंने तो ये कितना बना हमारा, ये बना हमारे पास 0, 4 और 2 6 और 3, 360। 360 रुपए एक साल में निकल कर आ रहा है। उसने क्या बोला है, द सम ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर वाज ₹192। द इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट ऑफ सम वाज थ्राइस दैट ऑफ द अनदर। पहली बात बड़े ध्यान से सुनना, यहां पर मैन बोरो अ टोटल सम ऑफ ₹2000 इन 2 पार्ट्स, 2000 रुपए उसने 2 तरीके से उधार लिए। फॉर 1, पहला पार्ट उसने लिया ही पेड अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। पहले पार्ट पे वो क्या करता है कि 12% के हिसाब से देता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड फॉर अदर अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम, और दूसरे वाले पे वो 6% पर एनम के हिसाब से देता है। हाउ मच मनी डिड ही बोरो एट ईच रेट। तो हमारे पास तो टाइम ही नहीं पता है। देखो, हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अभी पता चल जाएगा किस तरीके से सॉल्व होगा। एक साल में टोटल इंटरेस्ट जो बन रहा है वो बन रहा है आपका 192। तो क्या मैं इसको 6 + 6 लिख सकता हूं और इसको भी 6% लिख सकता हूं। तो मैं ये कह सकता हूं कि टोटल पे ही 6% मिला होगा।
तो टोटल का यानी कि 2000 का अगर मैं 6% निकालने के लिए जाऊंगा तो हमारा निकल के आएगा 120, और टोटल मुझे मिलना कितना था 192। डिफरेंस निकालेंगे इसका तो कितना बनेगा हमारा 72। अब ये जो 72 रुपए है ये किस वजह से मिला होगा, वो मिला होगा आपको इस 6% की वजह से। तो ये 6% की वजह से आपको 72 मिला होगा, तो हम यहां पर बोल देते हैं कि यहां का जो प्रिंसिपल होगा, यहां पर मैं मान लेता हूं कि फर्स्ट पार्ट होगा, तो इस फर्स्ट पार्ट का 6% बराबर होगा 72। तो फर्स्ट पार्ट बराबर होगा 72 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100। तो पहला पार्ट आपने लिया होगा 1200, तो फर्स्ट पार्ट पे आपने 1200 उधार लिए होंगे और सेकंड पार्ट पे आपने 800 उधार लिए होंगे। ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट 1 से हमारा आंसर निकल कर आ गया। क्लियर हुई बात आपको? अब दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट ऑफ सम वाज थ्राइस दैट ऑफ अनदर। पहले पार्ट पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, द इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट ऑफ सम वाज थ्राइस दैट ऑफ अनदर। पहले पार्ट पर मिलने वाला इंटरेस्ट दूसरे पार्ट पर मिलने वाले इंटरेस्ट का थ्राइस है। तो अब मुझे पहला पार्ट पता ही नहीं है कितना है, तो देखो अगर मैं दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करने के लिए जाऊं तो एक तो मुझे बात पता चल गई, फर्स्ट से हमारा सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करने के लिए जाऊं इसको, तो अगर मैं पहले पार्ट को मान लेता हूं x और दूसरे पार्ट को मैं मान लेता हूं 2000 माइनस के x। उसने बोला द इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट पे इंटरेस्ट अगर हम निकालें तो 12% से अगर मैं देखूं तो ये हमारा कितना बनेगा x का 12%, x का 12%। और दूसरे वाले का मैं इंटरेस्ट निकालने जाऊं तो 2000 माइनस x का 6%। तो उसने बोला कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सम वाज थ्राइस दैट ऑफ अनदर, द इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट ऑफ सम वाज थ्राइस। तो 3/1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x इंटू 12% बराबर 2000 माइनस x इंटू 18%। अब मैं इसको कैंसिल करूं तो 6 से करने पर ये 2 आ जाएगा, 6 से करने पर ये 3 आ जाएगा, तो ये 2x आ जाएगा यहां पर, ये 6000 आ जाएगा यहां पर और माइनस के 3x आ जाएगा। तो x बराबर 6000 आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर ये 6000 हो गया तो ये वाला पार्ट हमारा कितना निकल कर आ गया, ये निकल कर आ गया हमारा 1400। ये 600 निकलेगा ना, 2000 की बात हो रही है ना, ठीक है 2000 की बात हो रही है, ठीक, 3 दूनी 6। और यहां से अगर मैं इसको देखूंगा अगर मैं देखूं x इंटू 12% और 2000 माइनस एक्स इंटू 6%, 3:1 इसको सॉल्व किया मैंने तो 12% यानी कि ये आ गया 2x, ये 3x, ओके 5x बनेगा ना, ये 5x बनेगा, गॉट इट 5x। और 5x से इसको डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू हमारे पास कितना बनेगा 6000 डिवाइडेड बाय 5, ये बनेगा हमारे पास 1200। तो ये 1200 निकल कर आ गया और वो 800, यानी कि हमारा पहले वाले स्टेटमेंट से भी निकल सकता है आंसर और दूसरे वाले स्टेटमेंट से भी निकल सकता है, लेकिन दोनों को मिलाकर नहीं निकल सकता। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट एंड स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट, यानी कि डी आंसर हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। अभी मैंने आपको स्टेटमेंट 1 से भी निकाल कर बताया, उससे भी हमारा आंसर निकल सकता है, स्टेटमेंट 2 से भी हमारा आंसर निकल सकता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है वो वैल्यू आपको स्टेटमेंट 1 से भी मिल सकती है और स्टेटमेंट 2 से भी मिल सकती है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर अलोन इज सफिशिएंट, मतलब दोनों ही हमारे अकेले अकेले सफिशिएंट हैं आंसर को निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसको समझिए और करने की कोशिश करिए। इसको समझने के लिए आपको 45 सेकंड का मैं समय देता हूं, आप अच्छे से इसको पढ़िए और करने की कोशिश करिए।
देखिए, समझने की कोशिश करिए आप क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में और किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, समझना जरा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट डिस्काउंट अलाउ बाय शॉप क्यू ऑन द नोटबुक। देखो, अ मैन बाउट अ नोटबुक फ्रॉम शॉप पी। एक आदमी शॉप पी से 375 रुपए में खरीदता है। शॉप पी से उसने 375 में खरीदी। इफ द मैन वुड हैव पेड ₹39 मोर, ही कुड हैव बाउट द सेम नोटबुक फ्रॉम क्यू। अगर वो क्यू से खरीदता है तो उसे 39 रुपए ज्यादा पे करने होते हैं इसके लिए। अब इससे तो कुछ भी नहीं निकला। अब इस पे आते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ अ नोटबुक इन टू स्टेशनरी शॉप पी एंड क्यू इज सेम। अब मार्क प्राइस ऑफ टू बुक पी एंड क्यू पे दोनों पे सेम है। इन द शॉप पी नोटबुक इज अवेलेबल एट 25% डिस्काउंट। अगर मान लेते हैं यहां भी 100 की है और यहां भी 100 की है, तो पी पे ये 25% डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है, यानी कि ये कितने की अवेलेबल है, यहां पर 75 की। दैट इन द शॉप क्यू टू सक्सेसिव डिस्काउंट आर गिवन इन विच द सेकेंड डिस्काउंट इज 8%। अब इसके बाद दिया गया है द मार्क प्राइस ऑफ अ नोटबुक इन टू स्टेशनरी शॉप पी एंड क्यू सेम इन द शॉप पी नोटबुक इज अवेलेबल एट 25% discount and that in the shop queue two successive discount are given in which the second discount is 8%। अब देखना, मार्क प्राइस देखो पहले पे पहली जगह पे लिखा हुआ है आपका, मान लेते हैं हम 100x, और क्यू पर भी लिखा हुआ है बुक का मार्क प्राइस 100x। अब होता क्या है, द मार्क प्राइस ऑफ अ नोटबुक इज टू स्टेशनरी शॉप पी एंड क्यू सेव इन द शॉप पी नोटबुक इज अवेलेबल एट 25% डिस्काउंट। ये 75x में अवेलेबल है यहां पर 75x में अवेलेबल है, और यहां पर कितने में अवेलेबल है ये नहीं पता। ठीक है, दैट इन द शॉप क्यू टू सक्सेसिव डिस्काउंट आर गिवन इन विच द सेकेंड डिस्काउंट इज 8%। ठीक है, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहां पर देखूं कि 75x यानी कि 375 की वैल्यू है ये, तो 75x इक्वल टू 375, तो ये 5 आ जाएगा, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो यहां पर ये 500 रुपए लिखे हुए हैं इसके ऊपर, और यहां पर लिखे हुए हैं आपके 500 रुपए। 500 रुपए की चीज आपको मिल कितने में जाती है, 375 प्लस 39 इसमें कर दो, तो 9 और 5 यानी कि 4 आ गया। 9 और 5 कितना हो गया, 14 के 4, 7 3 10 और 11 का 1, 3 और 1 4, 414 रुपए। तो 500 रुपए की चीज आपको 414 में मिल जाती है, जिसमें पहला डिस्काउंट आपका 8% है, यानी कि 8% का मतलब 100 का वैल्यू आपको 98। दूसरा डिस्काउंट हमारा कितना होगा, मान लेते हैं ए से बी। अब देखो, इसमें सॉल्व करेंगे हम तो 100A अपॉन 98B इक्वल टू 500 अपॉन 414। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 98 है यहां पर। तो इसको अगर मैं कैंसिल आउट करना चाहूं तो 9 4 36, 9 4 36, 8 4 32। ठीक है, यानी कि यहां से मुझे एक बात पता चल जाएगी कि जो फर्स्ट वाला डिस्काउंट है वो हम यहां से निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। तो मुझे एक बात पता चल गई कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों का अगर आप यूज करके चलोगे तो ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पॉसिबल है, वरना इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर सफिशिएंट, यानी कि दोनों ही सफिशिएंट होंगे। तो इफ यू कैन गेट द आंसर फ्रॉम 1 एंड 2 टुगेदर एल्दो नाइदर स्टेटमेंट बाय इटसेल्फ, यानी कि अकेले काम नहीं करेंगे, दोनों एक साथ ही काम करने वाले हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको इतनी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, ए बोट टेक्स 4 आवर्स टू गो अपस्ट्रीम फ्रॉम ए टू बी एंड बैक डाउन फ्रॉम बी टू ए इन कैनाल, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपके सामने ये रहा 45 सेकंड का समय, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करिए आप इसे, जल्दी से फटाफट से इसका आंसर दीजिए।
ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करिए आप इसे। देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन के अंदर, समझिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करो। सबसे पहले इसमें दो तीन चीजें दी गई हैं। पहली चीज आपको दी गई है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, क्या होता है इनको समझ लेते हैं। जैसे कोई रिवर है, अगर कोई रिवर है, ठीक है, इस तरीके से वो फ्लो कर रही है, और रिवर के फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या होगा, एक ही तरफ होगा आपका, अलग अलग तो होगा नहीं, किसी एक ही डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये इधर की तरफ मान लो डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इसके ऊपर एक बोट है, अगर वो भी इसी डायरेक्शन में चल रही है तो दोनों की डायरेक्शन सेम, यानी कि इसको मैं बी से डिनोट कर देता हूं और इसको मैं डब्ल्यू से डिनोट कर देता हूं, तो इसी को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और इस कंडीशन में बी प्लस डब्ल्यू यानी कि बोट प्लस वाटर की स्पीड हमारी ऐड हो जाती है। अब मैं बात करता हूं अप स्ट्रीम की, तो अप स्ट्रीम हमारा ये होगा। अप स्ट्रीम में कंडीशन क्या हो जाती है कि ये बोट हमारी अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, तो इसमें हम क्या लिखते हैं, बी माइनस के डब्ल्यू। यही होता है हमारा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब देखो, ए बोट टेक्स 4 आवर्स टू गो अप स्ट्रीम फ्रॉम ए टू बी। ए से बी कोई डिस्टेंस होगी, मान लेते हैं डी डिस्टेंस है, उसको जाने में अप स्ट्रीम में, यानी कि बी माइनस डब्ल्यू से जाने में, और डी डिस्टेंस को ही बी प्लस डब्ल्यू से आने में उसे टोटल समय जो लगता है वो 4 घंटे लगते हैं, ऐसा उसने बोला है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो बोट की स्पीड आपको बतानी है। तो कैसे बता सकते हो, डी की वैल्यू पता होनी चाहिए, कंफर्म है, और इसके साथ साथ डब्ल्यू की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। तो कैसे कर सकते हो, देखो पहला स्टेटमेंट कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 6 किलोमीटर, यानी कि पहले स्टेटमेंट से हमको डी की वैल्यू तो 6 मिल गई। दैट और द बोट टेक्स 2 आवर्स लेस टू गो डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम, और इसके बाद हमको पता चल गया द बोट टेक्स 2 आवर्स लेस टू गो डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम, और हमको ये भी पता चल गया कि 6 अपॉन बी माइनस डब्ल्यू और माइनस 6 अपॉन बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू हमको कितना है, 2 आवर्स दिया गया। तो इन दोनों से हम बड़े आसानी से सॉल्व करके बी और डब्ल्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट। दूसरे के पास चलते हैं, द बोट टेक्स 2 आवर्स लेस टू गो डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम एंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर्स। अब यहां पर अगर हम देखें दूसरे वाले के अंदर, तो दूसरे वाले के अंदर अगर हम सीधा सीधा सिर्फ यहां पर डी अगर हमको पता हो, डी पता ही ना हो, अगर हमको डी पता ना हो यहां पर, ठीक है, द बोट टेक्स 2 आवर्स लेस टू गो डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम एंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर्स, यानी कि वाटर की स्पीड हमको पता हो सिर्फ यहां पे इसकी, और ये नहीं पता हो, तो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो स्टेटमेंट 2 अलोन तो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसका यूज करूं और इसका यूज करूं, इन दोनों का यूज करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो हम इसका आंसर वैसे देंगे क्या, इफ स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन बट स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बिल्कुल ए ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 अलोन यहां पर सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि दो में अगर हम अलोन 2 को लेकर चलते हैं तो उसमें हमको डिस्टेंस कहां पता चल रही है, और जब हमको डिस्टेंस पता नहीं चल रही है यहां पर, तो अगर हमारे पास वाटर की अगर मुझे स्पीड पता भी चल जाएगी तो उससे कुछ होने वाला तो है नहीं, उससे तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वाटर की स्पीड यहां पता लगने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं पहली वाली कंडीशन को देखूं और दूसरे, एक मिनट रुकना जरा, अगर मैं इससे सॉल्व करूं तो एक मिनट रुकिएगा, दूसरे वाली कंडीशन से एक बार फिर से चेक करते हैं। दूसरी वाली कंडीशन से एक्चुअली क्या कहा जा रहा है कि जैसे ऊपर हमको जो वैल्यू दी गई है वो ये दी गई है डी अपॉन बी प्लस बी माइनस डब्ल्यू और प्लस डी अपॉन
बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 6। अब डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास दे दी गई है इसके अकॉर्डिंग, तो डब्ल्यू की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं यहां और यहां भी 2 रख दूं, और इसके बाद मुझे ये वाली जो स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि डी अपॉन बी माइनस 2 और माइनस डी अपॉन बी प्लस 2 इक्वल टू 6। तो यहां से बिल्कुल हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर हमको एक बात पता चल रही है कि यहां पर 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल हैं, तो इससे भी हमारा आंसर निकल आएगा। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही हमारे सफिशिएंट हो जाएंगे। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर सफिशिएंट, यानी कि इफ स्टेटमेंट 1 इफ यू गेट द आंसर फ्रॉम 1 एंड 2 टुगेदर अल्दो आइदर स्टेटमेंट बाय इटसेल्फ, यानी कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही हमारे सफिशिएंट हो जाएंगे अलोन। तो इफ स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट एंड स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट, यानी कि डी ऑप्शन यहां पर हमारा एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको करने की कोशिश करिए। 45 सेकंड का मैं आपको समय देता हूं, ये रहा, करने की कोशिश करो। लिखा हुआ है, ए शॉपकीपर सोल्ड 2 आइटम्स of same mark price of rupees 1500 at a profit of 20% and 25% respectively. Find the selling price of item B. देखिए क्या कहा गया है, अ शॉपकीपर सोल्ड 2 आइटम ऑफ सेम मार्क प्राइस ऑफ रुपीज 1500 at profit of 20% and 25% respectively. Find the selling price of item B. Find the selling price of item B. तो देखो सबसे पहले देखो सेम मार्क प्राइस पर बेचता है, तो मार्क प्राइस हमारे पास कितना है, पहले वाले का मार्क प्राइस है हमारे पास 1500 और दूसरे वाले का भी मार्क प्राइस हमारे पास कितना है 1500। प्रॉफिट है 20% और 25%, तो हम सेलिंग प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, बड़े ध्यान से देखिए। अगर हमारे पास 20% प्रॉफिट है, तो अगर मैं सीपी को अगर मैं मान लेता हूं 100x, तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा, पहले वाली कंडीशन से 120x, दूसरी वाली कंडीशन से हमारा अगर मैं इसको मान लेता हूं 100 बाई, तो ये हमारा हो जाएगा 125 बाई। अब देखो, द डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द शॉपकीपर फॉर आइटम ए इज 20%। अगर ए आइटम पर 20% डिस्काउंट दिया जाता है, इस पे 20% दिया जाता है, तो अगर 20% डिस्काउंट दिया जाएगा तो 1500 का 20% हमारा कितना निकल कर आएगा, 300, यानी कि 1200 रुपए इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब देखो, द रेशियो ऑफ द सीपी ऑफ आइटम ए टू द सीपी ऑफ आइटम बी इज 10:11, और उसके बाद हमको दिया गया है 100x अपॉन 100 बाई इसको 10:11, और x की वैल्यू हमको पता चल गई, x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ गई, 10 आ गई, तो ये 1000 हो गया। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, तो यहां से हमको y की वैल्यू पता चल जाएगी। जब हमारे पास y की वैल्यू यहां से निकल कर आ जाएगी, तो उसको मैं यहां रख दूंगा, तो मुझे यहां से क्या पता चल जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ बी भी पता चल जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट है। अब 2 पे आ जाओ, द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम ए एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम बी इन द रेशियो ऑफ 48:55। अगर मैं सेलिंग प्राइस ए यानी कि 120x और 125 बाई, अगर इसका मैं देखूं तो ये 48/55 है। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो एक इक्वेशन 2 वेरिएबल हमारा सॉल्व होना पॉसिबल ही नहीं होगा, तो स्टेटमेंट 2 तो हमारा अलोन सफिशिएंट नहीं होगा। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इफ स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चंस, बट द स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चंस। ओके, चलिए
समझ में आया होगा आपको अच्छे से कि किस तरीके से सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसको करने की कोशिश करिए आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैन मिक्स 20 लीटर ऑफ वाटर इन मिक्सचर P of milk and water such that the ratio of milk and water becomes equal in the mixture P. Another mixture Q contained milk and water in the ratio 2:1 respectively. Now if 25% of mixture P is added into mixture Q, then find the quantity of milk in the resultant mixture Q. ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा क्वेश्चन को और करने की कोशिश करिए। 45 सेकंड का समय है आपके पास। देखिए, क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो समझने की कोशिश करिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ए मैन मिक्स 20 लीटर ऑफ वाटर, 20 लीटर ऑफ वाटर इन मिक्सचर P of milk and water such that the ratio of milk and water becomes equal in the mixture, such that ratio of milk and water becomes equal in the mixture P. A man mix 20 लीटर ऑफ वाटर इन अ मिक्सचर P, यानी कि मिक्सचर P है कोई, वो हमारा मान लेते हैं M/W है। इसके अंदर मैंने वाटर 20 लीटर मिक्स कर दिया तो ये हमारा 1:1 बन जाता है, ये बन गया। तो जब ये 1:1 बन जाता है तो इसको मैंने सॉल्व किया तो यहां से मुझे पता चल गया कि M-W इक्वल टू 20 लीटर है। ठीक है, अब देखो, एनोदर मिक्सचर Q कंटेंट मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 2:1, यानी कि एनोदर हमारे पास Q दिया गया है, इसके अंदर मिल्क एंड वाटर हमारा कितना दिया गया है, 2:1 दिया गया है। नाउ इफ 25% ऑफ मिक्सचर P का 25% इज एडेड इनटू मिक्सचर Q। अब मिक्सचर Q हमारा 2:1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2x और ये हमारा है x, ये है। अब इसमें हमने मिक्स कर दिया 25% ऑफ मिक्सचर P, तो P है तो M का 25% कितना होगा, M/4, तो इसमें मैंने ऐड कर दिया 2x प्लस M/4 और x प्लस W/4, तो ये कितना बन जाता है, तो ये हमारा बन जाता है देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द रिजल्टेंट मिक्सचर Q। तो आपको ये बताना है कि मिल्क की क्वांटिटी हमारी रिजल्टेंट मिक्सचर में क्या होगी। अब देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहली बात आती है, इनिशियली द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क इन द मिक्सचर P वॉज 3:8। अगर यहां पर इनिशियली ये 3:8 था तो उसके अंदर इसका मतलब हमारे पास M और W की वैल्यू 3:8 थी रेस्पेक्टिवली, एंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन मिक्सचर Q इनिशियली वॉज 15 लीटर मोर देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर Q इनिशियली। तो अगर मैं यहां से देखूं तो ये 15 दूनी 30 हमारे पास निकल कर आया और ये 15 निकल कर आया। अगर 30 ये है और 15 ये है, बात समझने की कोशिश करिएगा भैया। और यहां पर स्टार्टिंग में जो हमारे पास जो था वो 3:8 था, तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास 3x है और वाटर हमारे पास 8x है। दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालें, इनिशियली रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क इन द मिक्सचर 3:8, वाटर टू मिल्क 3:8, तो 8x माइनस 3x यानी कि 5x की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो x बराबर 4 आ गया।
तो x बराबर 4 यानी कि पहले हमारे पास जो मिल्क था वो था हमारे पास 32 और वाटर था वो कितना था 12। ये बात समझ में आ गई। अब देखो उसने क्या बोला था कि यहां पर वैल्यू हमारी कितनी थी 30 और 30 में प्लस कर दिया था मैंने m/4। m/4 प्लस करने का मतलब यहां पर 8 ऐड कर दिया। यहां पर ये थी 15 और इसमें भी मैंने 3 ऐड कर दिया और ये हमारा बन गया मिल्क और वाटर। तो ये 38 निकल कर आ गया। उसने यही तो पूछा है हमसे, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द रिजल्टेंट मिक्सचर क्यू। तो स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट है, स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट है। अब स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। इनिशियली द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क इन द मिक्सचर पी इज 3:8, बिल्कुल सही है, रेस्पेक्टिवली, एंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द मिक्सचर क्यू इज 38:23। रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द मिक्सचर क्यू इज 38:23 रेस्पेक्टिवली आफ्टर एडिंग 25% मिक्सचर ऑफ पी। अगर मैं यहां से सॉल्व करने जाऊं तो यहां से भी मुझे मिल्क और वाटर तो इतना मिल गया। अगर मैं यहां पर देखूं कि ये 2x प्लस, यानी कि मैं यहां पर रखता हूं वैल्यू 2x प्लस 8 अपॉन x प्लस 3 और इसकी वैल्यू हमको दी गई है 38:23। तो यहां से भी सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं और उस x की वैल्यू को यहां पर रखने के बाद हम आसानी से इसकी वैल्यू को सॉल्व करके ये बता सकते हैं कि इसमें कितना हमारा क्यूब के अंदर कितना हमारा मिल्क होगा। बात समझ में आ गई आपको? यानी कि दोनों ही हमारे स्टेटमेंट वो हैं अलोन सफिशिएंट हैं, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे अलोन सफिशिएंट हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 अलोन सफिशिएंट, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इफ स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट एंड स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट। बात समझ में आ गई? पूरी कहानी का निचोड़ आपको समझ में आ गया। दिखने में सिर्फ बड़ा सा लग रहा है क्वेश्चन, है क्वेश्चन बहुत आसान। अगर आप कॉन्सेप्ट को इसको पकड़ेंगे तो क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी समस्या यहां पर नहीं होगी। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग करने की कोशिश करिए। 45 सेकंड का मैं आपको समय देता हूं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रणब एंड पंकज स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर आफ्टर अ फ्यू डेज, Prashant joined them and they were able to finish the work in 10 days. All of them together were paid a total of ₹800. Find the share of Prashant. अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको इसी में करा दिया है। ओके, ये डबल टाइम लिख गया है, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। तो चलिए इसके बाद हमारा सेशन यहीं पर खत्म होता है। यानी कि आपको पता चल गया कि मैंने इस सेशन के अंदर आपको एक से एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी के करा दिए। इससे अच्छे क्वेश्चन आपको डाटा सफिशिएंसी के आपको नहीं पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं अगर SBI PO मेंस लेवल की, तो वहां पर तो देखो कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो उस लेवल का पढ़ने के लिए पहले आपको अपना कॉन्सेप्ट इस लेवल तक क्लियर करना होगा, देन उस लेवल पे हम आपके साथ देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो इस तरीके से आपने डाटा सफिशिएंसी को बहुत अच्छे से समझा। चलो नेक्स्ट सेशन में फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।